अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आठवीं जमात के इंग्लिश के इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है यूनिट 1.2 एक स्टोरी जो हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर है, जिसका टाइटल ये रहा हमारे सामने, एंड्रोक्लस एंड द लायन। एंड्रोक्लस एंड द लायन ये एक स्टोरी है। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने लेकर चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले हम लेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज। बच्चों, ये जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज हैं ये बहुत अहम है। इसमें ये चेक हो जाता है कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पर कितना कमांड है, यानी हम जो बुक में पढ़ते हैं, जो हमने वर्ड्स, वोकैबुलरी, ग्रामर ये सब सीखा हुआ है, उन सब चीजों को हम किस तरह हम राइटिंग एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। इसलिए वार्मिंग अप एक्टिविटीज में आपको खास करके तवज्जो देनी है। शुरुआत करते हैं चिट चैट में। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? व्हाई? एक ही सवाल है, उसके दो हिस्से हैं। पहला है यस नो क्वेश्चन में, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? जब किसी हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका आंसर हमें यस और नो में देना होता है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसलिए उसका आंसर हम यस या नो में देंगे, राइट। सो यहाँ पर हैव यू एवर हेल्प्ड, क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है? तो जनरली इसका आंसर हम यस में देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी की हेल्प करते रहते हैं, राइट। सो हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? यस, आई हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड, आई हैव हेल्प्ड माय मदर, आई हैव हेल्प्ड माय फादर। इस तरह से आपने जिसकी भी हेल्प की हुई है आप उसका रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाई। आपने जब किसी की मदद की तो आपने क्यों ऐसा किया? तो क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं ना। जिसको भी हम, जैसे सपोज आप कहेंगे यस, आई हैव हेल्प्ड माय मदर बिकॉज शी इज वेरी लविंग। आई हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड because he always helps me। तो इस तरह से हम उसका रीजन बता सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर? जो फर्स्ट क्वेश्चन में आप रेफरेंस देंगे उसके बारे में, जो सपोज आपने यहाँ पर कहा कि आपने मदर की हेल्प की हुई है, सो यहाँ पर उसका ही एक क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ डिड यू हेल्प हर? आपने अपने मदर की हेल्प किस तरह से की? So you can say like that कि मैंने अपने when I helped my mother in cooking, या I helped my mother in cleaning my room. Okay. Next question has anyone ever helped you in your need? कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी चीज की नीड हो? नीड मीन्स जरूरत, कि आपको किसी चीज की जरूरत हो और ऐसे वक्त में किसी ने आपकी हेल्प की हो। तो ये भी अगेन यस नो क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे यस। आपको याद आ रहा होगा, है ना, कि आपका किसी वक्त आपके फ्रेंड ने
आपके फैमिली ने, आपके घर के जो जितने लोग हैं, आपके नेबर्स, या कोई अनजान शख्स भी हो सकता है जिसने हमारी हेल्प की हो। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? जब कोई हमारी हेल्प करता है तो कैसा लगता है? यानी जब आप सोचिए जरा, आपकी किसी ने हेल्प की तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? तो आप उसका जवाब लिख सकते हैं कि यस, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यस, है ना? जब इस तरह से किसी ने हमारी हेल्प की तो क्या हुआ? वी फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। देन जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हम पर एक जिम्मेदारी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में है कि हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर? जिसने भी आपकी हेल्प की हो, आप उसको किस तरह से ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना? ग्रेटिट्यूड कहते हैं मतलब किसी का शुक्रगुजार होना, किसी का शुक्रिया अदा करना। तो हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड? आपने अपनी जो मतलब आप उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, तो आपने इस बात का इजहार किस तरह से किया होगा? सो यू कैन सिंपली से आई सेड थैंक यू, I said thank you with a smiling face. Okay, I thanked him from my bottom of heart. इस तरह से हम उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका चूंकि कोई फिक्स आंसर नहीं होता, ये हम लोग अपने अपने तरीके से उसमें चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका कोई फिक्स आंसर नहीं दिया हुआ है। आप अपने तौर से कोशिश करें और इसका आंसर लिखें। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के बाद आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी, जिसका टाइटल है एंड्रोक्लस एंड द लायन। वार्मिंग अप में और भी कुछ एक्टिविटीज हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले स्टोरी को देख लेते हैं। उसके बाद हम मौका रहा तो फिर से उन एक्टिविटीज की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन्स हमारे सामने आ रही हैं। यहाँ पर हमने जो बुक के पैराग्राफ है उसको और छोटे छोटे पैराग्राफ में ब्रेक किया हुआ है, ताकि हम आसानी से एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को समझ सकें। ठीक है, चलिए एक एक पैराग्राफ हमारे सामने आ रहा होगा। फर्स्ट पैराग्राफ हमारे सामने आ रहा है, लॉन्ग लॉन्ग एगो there lived a kind, gentle and courteous man called Androclus. Long long ago. Long long ago का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी स्टोरी की शुरुआत करते हैं तो स्टोरीज दो तरह से शुरू की जाती है। हम इस तरह से कह सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो। अच्छा, यहाँ पर बच्चों देखिए एक वर्ड जो है कॉर्टियस, वो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ना? ये क्यों? तो हमारी बुक में उसके मीनिंग से दिए हुए होते हैं ना। कॉर्टियस का मीनिंग होता है पोलाइट, या फिर ऐसा आदमी जो गुड मैनर वाला हो ना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुहज्जब, अदब वाला। So long long ago there lived a kind, gentle and courteous man. ना देखिए यहाँ पर तीन एडजेक्टिव्स यूज किए हुए हैं, काइंड, जेंटल, कॉर्टियस। ये तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो एक शख्स के बारे में बता रहे हैं कि एक शख्स है जो किसी जमाने में, लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी एक, ये बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में एक आदमी रहता था कॉल्ड एंड्रोक्लस, जिसका नाम एंड्रोक्लस था। okay? आगे है, बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर। ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर। क्रूएल मतलब जालिम ना। उसका जो मास्टर था, उसका जो मालिक था, वो बहुत जालिम था। उसका जो आका था वो बहुत ही जालिम शख्स था। इन दोज डेज kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. Androclus was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their master told them.
देखिए अब यहाँ पर उस जमाने की जो बातें हैं वो बता रहे हैं कि इन दोज डेज, यानी उन दिनों में, जबकि ये स्टोरी है, जब का ये वाकया है, उन दिनों में किंग्स, नॉबल्स एंड अदर वेल्दी मैन, 3 टाइप के लोग बताए गए। किंग्स, नॉबल्स, नॉबल्स कहते हैं रईस लोग, यानी रईस से मुराद यहाँ पर जो बहुत ज्यादा अमीर हो, दौलतमंद हो, और उसी से दूसरा एक वर्ड है वेल्दी मैन ना। तो जो दूसरे अमीर और दौलतमंद लोग थे और जो राजा हुआ करते थे, दे यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। स्लेव कहते हैं गुलाम को। तो जो गरीब लोग हुआ करते थे उनको ये अमीर, राजा और जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे अपने घरों में उन्हें गुलाम बनाकर रखते थे ना। अब बच्चों आप सोचेंगे गुलाम क्या होता है, तो आजकल हम देखते हैं कि कुछ बड़े घरों में वहां पर सर्वेंट्स होते हैं, मतलब जिसे हम नौकर कह सकते हैं। नौकर या सर्वेंट में क्या होता है कि उनको कुछ काम दिए होते हैं, जैसे अगर वो बावर्ची है तो उसे सिर्फ खाना बनाना है या खाने का सामान खरीद कर लाना है, सफाई वाला है तो उसको सिर्फ सफाई करनी है, गेट कीपर है तो वो सिर्फ गेट पर रहेगा और देखभाल करेगा। इस तरह से अलग अलग काम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अगर उसका बॉस कुछ भी कहे तो वो करना पड़ेगा, नहीं, आज अब ऐसा जमाना नहीं है। लेकिन जिन दिनों की ये बात बताई जा रही है, जहां का ये जमाना था एंड्रोक्लस के जमाने में, उस जमाने में स्लेव्स हुआ करते थे, और स्लेव्स को लोग जिस तरह से हम जानवरों को रखते हैं कि उनके लिए घर के बाहर एक छोटा सा दरबा बना देते हैं, उनको बांध के रखते हैं, जब हमारे मर्जी होती है तो हम उनको बाहर निकालते हैं, बाकी वक्त हम उनको बंद कर देते हैं। ऐसा जानवरों के साथ हम करते हैं, क्योंकि जानवर को अगर छोड़ देंगे तो भाग जाएगा, इसलिए हम जानवरों को इस तरह से पिंजरे में रखते हैं, राइट। लेकिन उस जमाने में इंसानों को भी इसी तरह से गुलाम बनाकर रखा जाता था, और एंड्रोक्लस वाज अ स्लेव। लेकिन चूंकि एंड्रोक्लस जो था वो भी एक स्लेव था, और जो स्लेव का जो बॉस होता है उसे मास्टर कहते हैं ना। द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। जितने भी वो गुलाम हुआ करते थे वो लोग फोर्स किए जाते थे। फोर्स का मतलब मजबूर होते थे, जो भी उनका मास्टर होता था उसके तमाम काम उन्हें करने पड़ते थे। They had to do what their masters told them. ना, जो भी उनके आका लोग, जो उनके मालिक कहा करते थे, उन बेचारों गुलाम लोगों को वो सारा काम करना पड़ता था, वो किसी काम से मना नहीं कर सकते थे। तो ऐसे जमाने की ये स्टोरी है, और एंड्रोक्लस जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो ऐसा ही एक गुलाम था। आगे और कुछ बातें बता रहे हैं। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स ना। जब जो ये गुलाम हुआ करते थे उनके बारे में है कि दे हैड नो फ्रीडम, उनको कोई भी आजादी नहीं थी। जैसे अभी हमने मिसाल ली, जो आजकल के सर्वेंट्स होते हैं, देखिए उनकी हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, उनका टाइम होता है, उनको आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए छुट्टी दी जाती है ना। त्योहार के मौकों पर उनको तोहफे दिए जाते हैं, उनको बोनस दिया जाता है, उन्हें वक्त पर तनख्वाह दी जाती है। ये तमाम चीजें आजकल हो रही है जो आजादी है ना। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स। राइट्स यानी हक, हुकूक जिसे हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम भारत में रहते हैं, हमारा एक जमहूरी मुल्क है, तो हमारे बहुत सारे हुकूक है। आपने शहरियत में पढ़ा हुआ है कि हमारे हुकूक और जिम्मेदारियां ना, तो हमें बहुत सारे हुकूक हासिल हैं। लेकिन उस जमाने में जो स्लेव्स हुआ करते थे उन्हें किसी भी किस्म का हक नहीं हासिल था। इवन व्हेन दे वर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम, है ना। यहाँ तक के जब वो अपने मास्टर के, यानी जो उनका आका होता था, उसके साथ वो खुश नहीं है। जैसे आजकल क्या होता है कि अगर कोई अपने मालिक से या अपने बॉस से खुश नहीं है तो वो काम छोड़कर चला जाएगा, वो दूसरी जगह काम कर सकता है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। दे कुड नॉट लीव हिम,
वो उसे छोड़ नहीं सकते थे। They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. ना, they were bound by law. बाउंड बाय लॉ, देखिए ये भी बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसका मीनिंग वहां साइड में लिखा हुआ रहेगा ना। बाउंड बाय लॉ मीन्स स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉ, यानी रूल, वहां पर रूल ही ऐसा बनाया हुआ था, ऐसा कानून बना हुआ था कि उन्हें अपने मालिक के ओबे करना पड़ता था, अपने मालिक की फर्माबरदारी करनी पड़ती थी। हाउ एवर विकेड ही माइट बी, विकेड। अच्छा बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे हम तो क्रिकेट में विकेट सुनते हैं ना, लेकिन जो क्रिकेट वाला विकेट होता है उसमें लास्ट में टी लिखा होता है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है। विकेट, विकेट का मतलब होता है जालिम या नालायक बदमाश, कि वो कितना ही बदमाश हो, कितना ही नाकारा हो, कितना ही नालायक हो, लेकिन क्योंकि वो आपका मालिक है, इसलिए जितने भी गुलाम हुआ करते थे उन गुलामों को अपने मालिक की बातें सुनना पड़ती थी, और साथ ही साथ उन्हें हर काम करना पड़ता था। आगे है, एंड्रोक्लस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेट मास्टर, हिज मास्टर starved his slaves and often whipped them. And Androclus did not like his heartless and wicked master. Androclus को भी उसका heartless, देखिए heartless जिसे हम कह सकते हैं जिसे पत्थर दिल, क्या उसको किसी के ऊपर रहम ही नहीं आता, एंड विकेट बहुत ही बदमाश, यानी एंड्रोक्लस का जो मास्टर था, उसका जो आका था, वो भी बहुत पत्थर दिल इंसान था और बहुत ही बदमाश था। His master starved his slaves. एंड्रोक्लस का जो मालिक था वो अपने स्लेव्स को स्टार्व करता था। स्टार्व कहते हैं भूखा रखना, फाका कराना, यानी खाने के लिए कुछ ना देना। तो वो अपने गुलामों को फाका कराता, उनको भूखा रखता, एंड ऑफन विप्ड देम, और अक्सर जो है वो उन्हें आकर विप्ड करता। विप कहते हैं चाबुक से मारना को, यानी वो उनको सजाएं भी देता है, एक तो खाने के लिए नहीं दे रहा है और साथ ही साथ उनको सजा भी दिया करता था। ही ऑफन विप्ड देम। Androclus felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. ना इतने मुश्किल हालात की वजह से एंड्रोक्लस को हमेशा ये एहसास होता था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, यानी इतना जालिम जो उनका मालिक है, वो जो आका है, वो इतना जालिम है, वो इतना नालायक है कि उससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। He kept looking out for a good opportunity. वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहता था ना। कीप लुकिंग का मतलब होता है तलाश में रहना, कि वो हमेशा कोशिश में रहता कि वो किसी तरह से उसे कोई मौका मिल जाए। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, देखिए अब यहाँ पर स्टोरी यहाँ पर अहम शुरू हो रही है। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर, और जैसे ही उसको पहला चांस मिला, ही एस्केप्ड, वो फरार हो गया, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज मास्टर, है ना। क्लचेस कहते हैं जिसे हम कहते हैं ना शिकंजे में, तो वो अपने आका के शिकंजे से निकल गया। जैसे कोई परिंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल परिंदे से मुराद यहाँ पर जो शिकारी परिंदे, जैसे ईगल है, ईगल ने किसी चूहे को पकड़ लिया, तो वो चूहा उसके पंजे से छूट सकता है क्या? नहीं छूट सकता। लेकिन अगर उसे मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा? फौरन ही वहां से भाग जाएगा। तो उसी को क्लचेस कहते हैं कि वो हमेशा तलाश में था, और जैसे ही उसको पहला मौका मिला, ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर। अब वहां से तो भाग गया, लेकिन आगे क्या होता है? नाउ although Androclus had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest
he was not afraid of the wild beast that roamed the forest. ठीक है, अब एंड्रोक्लस जो था, although एंड्रोक्लस had run away, है ना, हालांकि वो वहां से रन अवे हो गया था. रन अवे मीन्स escape, जो फरार हो जाना, भाग जाना. बट ही वॉज नॉट अ कावर्ड. कावर्ड जिसे हम बुजदिल कहते हैं, वो बिल्कुल भी बुजदिल या डरपोक नहीं था. He took shelter in a forest. वो उस शहर के, उस गांव के करीब के ही जंगल में जाकर उसने शेल्टर ले लिया. शेल्टर मीन्स वहां पर ठहर गया, वहां पर जाकर वो रुक गया. He was not afraid of the wild beast. वो जंगलों में जो वाइल्ड बीस्ट थे, दैट रोम्ड द फॉरेस्ट, यानी जो खुखार और दरिंदे जो जंगलों में घूम रहे होते हैं ना. जंगल है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बहुत सारे वहशी जानवर और दरिंदे भी होते हैं. शेर, चीता, भेड़िए वगैरह, इस तरह बहुत सारे जानदार होते हैं जो दूसरे जानवरों पर हमला कर देते हैं. तो एंड्रोक्लस को वहां पर जानवरों से खतरा हो सकता था, लेकिन चूंकि वो डरपोक नहीं था, इसलिए वो बिना डरे हुए, ही वॉज नॉट एफ्रेड, वो बिना डरे हुए जंगल में रुका रहा और उसे इन जंगली और वहशी जानवरों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. हालांकि वो जानवर उस जंगल में उसे दिखाई दे रहे थे, घूम रहे थे. अब जंगल में एक उसके साथ वाकया हुआ. वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि he did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. देखिए, जंगल में तो जाहिर सी बात है वहां ना रहने के लिए घर है ना कोई मकान. तो he had no roof over his head. No roof over his head का मतलब उसके पास कोई ठहरने के लिए जगह नहीं है, उसके पास कोई घर नहीं है. He was happy. इसके बाद भी वो खुश था. क्यों? Because he was as free as a bird. जिस तरह से एक परिंदा होता है जो आजाद होता है, वो कहीं भी उड़ सकता है, वैसे ही वो अपने आप को वो एक परिंदे की तरह महसूस कर रहा था कि वो भी बिल्कुल आजाद है. अगले पैराग्राफ में है, वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट ही सडनली केम फेस टू फेस विद अ लायन. देखिए, अब एक दिन क्या हुआ कि ही वॉज वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना. भटकना मतलब चूंकि जंगल में उसका कोई मकसद तो है नहीं, उसका कोई काम है नहीं, तो वो सिर्फ इधर उधर ऐसे ही घूम रहा था, है ना. तो वो घूमते घूमते ही सडनली केम फेस टू फेस, उसका एक मर्तबा सामना हो गया लायन से. और वो भी कैसे? फेस टू फेस. फेस टू फेस यानी दोनों आमने सामने आ गए. यानी लायन ने एंड्रोक्लस को देख लिया, एंड्रोक्लस ने लायन को देख दिया. इस तरह से दोनों आमने सामने आ गए. हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज टू टर्न एंड फ्ली. ना, अब कोई भी रहेगा तो वहां क्या करेगा कि वो सोचेगा अरे शेर आ गया, भागो. तो हिज फर्स्ट रिएक्शन, उसका भी फर्स्ट रिएक्शन ऐसा ही था. उसने यही सोचा कि पीछे मुड़कर उसे भाग जाना चाहिए. टू फ्ली, टू फ्ली का भी मतलब वही होता है टू रन अवे, ना, वहां से भाग निकलना, वहां से भाग कर कहीं चले जाना. क्यों? ताकि वो उस शेर के जरिए से उस शेर के मुकाबले से बच जाए. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. देखिए, अब यहाँ पर जो अहम बात हो रही है कि he saw that the lion had not moved on seeing him. लायन ने जब उसको देखा तो लायन ने कोई भी हरकत नहीं की, ना. वरना क्या होना चाहिए था? वो लायन को तो फौरन आकर उसके ऊपर हमला करना चाहिए था, लेकिन उस लायन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. इट नीदर ग्राउल्ड नॉर रोड. ना, देखिए यहाँ पर नीदर नॉर का यूज किया हुआ है. नीदर नॉर उस वक्त यूज करते हैं जब हमें दो चीजों के बारे में नहीं कहना हो, कि ये भी नहीं और वो भी नहीं. तो नाइदर ग्रॉल्ड, ग्रॉल्ड कहते हैं गुर्राने को, और रॉर कहते हैं चिंगाड़ लगाने ना. जो चिंगाड़ नहीं है, जो शेर की आवाज होती है, जो
वो चिल्लाता है, वो दहाड़ लगाता है, तो उसे रोर कहते हैं। तो उस लायन ने ना तो ही ग्रॉलिंग किया, मतलब ना वो गुर्राया, और ना ही उसने दहाड़ लगाई, यानी वो खामोश खड़ा रहा। अब एंड्रोक्लस ने जब ये मंजर देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. ना बल्कि यहाँ पर ये जो लायन है, उस लायन ने क्या देखा, मतलब वो जो लायन था वो उस एंड्रोक्लस की तरफ आया ना देखा। In fact, it looked at him piteously. ना piteously ये लफ्ज एक्चुअल में पिटी से बना हुआ है, और पिटी के बाद उसमें एल वाई लगाकर उसको एडवर्ब बनाया हुआ है। ओके, पिटी से पिटियसली यानी रहम दिल नजरों से ना, यानी बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा मजबूर हो, एज इफ इट वाज इन ग्रेट पेन, जैसे उसको बहुत पेन हो रहा है, कि कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा दर्द में मुब्तला हो। एंड्रोक्लस पॉज्ड, देखिए वो भागने की सोच रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि ये लायन तो बिल्कुल ऐसा रहम भरी नजरों से देख रहा है, देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप, है ना। जैसा कि पहले ही आया था, वो बहुत बहादुर था। ही मूव्ड वेरी कॉशियसली, कॉशियसली यानी पूरे एहतियात के साथ, टुवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप, वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उस लायन यानी उस शेर की तरफ बढ़ा। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड, जब वो आगे बढ़ा तो लायन मोन्ड, मोन्ड कहते हैं धीमी आवाज में चिल्लाने को। धीमी आवाज से मुराद यहाँ पर जैसा किसी को अगर कुछ पेन हो रहा हो, दुख रहा हो, तो उस वक्त जो आह निकलती है उसे मोन कहते हैं। और विम्पर, विम्पर कहते हैं तकलीफ की वजह से जो आवाज निकल रही हो, है ना। यानी जैसे यूं हम कह सकते हैं कि वो शेर ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड। इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम्ड टू से, और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था। अब एक शेर की आंख है, शेर की आंख को देखेंगे तो उसमें तो डर होना चाहिए, लेकिन इस लायन की आईज देखने के बाद एंड्रोक्लस को ऐसा लगा जैसे वो कह रहा हो प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो एंड्रोक्लस जो कि उसके करीब आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ने के बाद उसने क्या देखा। When एंड्रोक्लस drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जैसे ही एंड्रोक्लस उस लायन के करीब में पहुंचा, द लायन lowered its head, उस लायन ने अपने सर को नीचे झुका लिया, and began to lick its paw. लिक कहते हैं जबान से चाटने को। तो वो जो शेर था, वो लायन जो था, वो अपने पैर को चाटने लगा ना। पाव कहते हैं शेर के पैरों का जो पंजा होता है, जैसे हमारे पैर में पंजा होता है, लेकिन शेर और बिल्ली के जो पैर आप देखेंगे तो उसके पैर में हमारे पैर की तरह उंगलियां नहीं होती, बल्कि पाव होता है जिसमें नाखून निकले हुए होते हैं। तो वो अपने पाव को लिक करने लगा, चाटने लगा। Then Antigonus saw that lion's paw was wounded, sore and swollen. तो जब वो करीब पहुंच गया तो उसने क्या देखा कि जो लायन का पैर है, जो उसका पाव है, it was wounded, वो जख्मी हो गया है। sore and swollen, swollen कहते हैं सूजन आ जाना को, और sore यानी जख्मी होना। तो उसका पैर जख्मी था, उसमें सूजन आई हुई थी, उसमें से खून निकल रहा था। जब उसने ये मंजर देखा तो ये देखने के बाद ऑन अ क्लोजर लुक एंड्रोक्लस नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड वन ऑफ द लायंस टोज। ना करीब जाने के बाद जब एंड्रोक्लस ने गौर से देखा तो क्या देखता है। ऑन अ क्लोजर लुक एंड्रोक्लस नोटिस, एंड्रोक्लस ने देखा कि अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड,
एक बड़ा थॉर्न कहते हैं कांटे को। एक बड़ा सा कांटा पियर्स्ड वन ऑफ द लायंस टोज, उस लायन के पैर की जो टोज है, टोज से मुराद जो उसका अंगूठे जैसा, मतलब जो उसका पाँव में जो राउंड राउंड हिस्सा आगे की तरफ होता है उसे टोज कह सकते हैं। उस पैर में उसको एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है ना। और जाहिर सी बात है कांटा चुभ जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम कांटा निकालने के लिए बैठकर पैर को ऊपर करके अपने हाथों से निकालते हैं, लेकिन लायन कैसे निकालेगा, वो नहीं निकाल पा रहा था और इसी वजह से वो इतना गमगीन और काबिल रहम नजरों से एंड्रोक्लस को देख रहा था। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लस। ऐसे में एंड्रोक्लस ने सोचा कि अच्छा तो ये वजह है कि ये शेर इतना डिस्ट्रेस दिख रहा है, डिस्ट्रेस यानी परेशान नजर आ रहा है। अब आगे यहां से क्या होता है वो हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में देखेंगे। बच्चों ये वीडियो बीएमसी एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 8 के चैनल पर आप देख रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करें तो आप नोटिफिकेशन के जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।